प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम हमारी पाठ्य पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर हमारी जो दूसरी यूनिट है हिंदी भाषा की बोलियां, उन्हीं बोलियों के अंदर हम लोगों ने पूर्वी हिंदी को पढ़ा, पश्चिमी हिंदी को पढ़ा, राजस्थानी भाषा को पढ़ा। तो इसी क्रम में अगली जो हमारी भाषा है या अपनी बोली कहें कि बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत और जो तीन बोलियां हैं, इन तीन बोलियों को रखा गया है। इन तीन बोलियों के अंतर्गत जो पहली जो है वो मैथिली, मगही और भोजपुरी। इन बोलियों का जो क्षेत्र है वो बिहार तथा झारखंड में प्रयुक्त होने वाली ये जो बोलियां, और उन्हीं क्षेत्रों के अंदर इन बोलियों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब सबसे पहले देखें तो हम लोग मैथिली भाषा और मैथिली जो बोली है, मैथिली बोली का जो संबंध है वो हिंदी की जो बिहारी हिंदी है उससे है। अब मैथिली की खातिर कहा जाता है कि इसका जो बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है, प्राचीन काल से इसको मिथिला के नाम से जानते थे, तो मिथिला का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब इसके साथ साथ इसकी उत्पत्ति का जिक्र करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। जिस तरह से हमारी जो हिंदी है उस हिंदी को हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में कि जिस तरह से इसकी जो उत्पत्ति है वो संस्कृत है, प्राकृत है, पाली, अपभ्रंश है, अवभट्ट है, फिर कहीं जाकर के हिंदी निकल के आई। तो इसी तरह से इसकी खातिर भी कहा जाता है कि जो मागधी अपभ्रंश है उससे इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसकी व्युत्पत्ति की खातिर कुछ विद्वानों के अंदर मतभेद देखने को मिलता है। कुछ लोगों की जिस तरह की धारणा है या उनका जो मत है, उन मत के अनुसार वो कहते हैं कि कुछ लोग इनको मानते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है मिथि राजा से मानी गई है, और कुछ लोगों का मानना है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो मंथ धातु से हुई है, और जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मिथिल नामक एक ऋषि हुए और उन ऋषि से इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई। कहने का मतलब उन्होंने अपनी बोलचाल के अंदर जो प्रयोग में लेके आए बोली को, तो उसके कारण उनकी जो उत्पत्ति है वो इनसे और इनसे इनका जो संबंध है वो जोड़ दिया जाता है। अब इसके जो क्षेत्र की बात करें कि जिस तरह से हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि जो सीमित से क्षेत्र है, सीमित से क्षेत्र के अंदर है और जिस बोली का प्रयोग किया जाता है, जिस उपभाषा का प्रयोग किया जाता है वो अपनी बोली कहलाती है। तो यहाँ जो मैथिली भाषा है या मैथिली जो बोली है, तो मैथिली बोली का जो संबंध है वो बिहार के उत्तरी और क्षेत्र के साथ साथ जो बिहार का ऊपरी भाग है, बिहार का जो ऊपरी भाग है और उत्तरी जो भाग है, तो उसके अंतर्गत जो स्थान आते हैं तो उसके अंदर इस बोली का जो प्रयोग किया जाता है। उनके अंदर बताया जाता है कि पूर्वी चंपारण अपना एक अभ्यारण्य भी है, तो उस पूर्वी चंपारण का जो क्षेत्र है उसके अंदर, उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा व उत्तरी जो संथाल परगना आदि जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसके साथ साथ बताया जाता है कि इस बोलियों के अंदर कई साहित्य सर्जन हुए, कई साहित्य रचनाएं की गई, किंतु अगर हिंदी साहित्य के अंदर और साहित्य की दृष्टि से देखें और जो मैथिली जो भाषा है, और मैथिली की खातिर कहा जाता है कि बड़ी मधुरता पूर्वक है और बड़ी मीठी बोली है, और एक हमारे साहित्य के श्रृंगार रस के कवि हुए जिन्होंने अपने सुंदर पदों की रचना की, उनका जो नाम है वो विद्यापति है, और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। और मैथिल कोकिल अर्थात जिस तरह से कोयल की मीठी बोली, कोयल की जो वाणी है वो मीठी है, और जबकि कौवा की जो बोली है वो कर्कश है। तो हम लोग जिस तरह से कर्कश बोली को कम ही पसंद करते हैं, जबकि मीठी बोली को और जो सुंदर बोले उसको अधिक पसंद करते हैं। उसी तरह से विद्यापति के लिए कहा जाता है कि विद्यापति भी है एक मैथिल कोकिल है। वो कहते हैं, उनकी जो एक पंक्तियां, देसिल बयान सर्वजन मीठा, अर्थात कुछ ऐसा बोलो कि जो सभी को मीठा और मधुर लगने वाला हो। तो इस तरह से मैथिली भाषा का जो प्रयोग है उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। वैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य को उनकी एक विशेष देन है। सबसे पहले तो उनका जो जन्म का जिक्र करें तो उनका जो जन्म है वो 1352 और 1448 के बीच का माना जाता है। अब जिस तरह से आदिकाल का जिक्र करें और आदिकाल के बाद भक्ति काल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी परिभाषा दी, सभी विद्वानों ने इसकी समय सीमा को लेकर के
अपनी समय सीमा को लेकर के अपने अपने मतभेद थे उनमें, किंतु जो हिंदी साहित्य के में उन्होंने जो अपना सही काल विभाजन किया, उसके अंतर्गत जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1375 से लेकर के और 1700 तक का जो समय रखा वो अपना भक्ति काल का रखा, और 1700 से 1900 तक का वो रीति काल का रखा। तो यहाँ इनका जो जन्म हुआ, और उनके जन्म होने के पश्चात उन्होंने अपनी जो रचनाएं की या अपने जो पदों की रचना की, उन पदों के अंदर बड़े सुंदर और मधुर जो पद उन्होंने रखे। और उनका जो जन्म है वो 1352 से लेकर के 1448 तक का जीवन काल रहा। और उस दौरान उन्होंने भक्ति रस की अनेक रचनाएं लिखी। उनकी जो पदावली है भगवान श्री राधा कृष्ण जी को लेकर के, उनकी प्रेम प्रसंग को लेकर के बड़ी सुंदर और बड़ी उत्कृष्ट जो रचनाएं वो उन्होंने की। उसके साथ साथ हिंदी साहित्य के अंदर 2 रचनाएं और हैं, उन 2 रचनाओं की के कारण ना कह करके और उनका हमें योगदान हमें मानते हैं, तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रचनाकार भी विद्यापति रहे, और उन्होंने अपनी पदावली की रचना की, जिसको आज भी हमें साहित्य के अंदर बड़े विनम्रता के साथ और बड़े आदर और सम्मान के साथ पढ़ते हैं। अब इसी क्रम में हम लोग देखें कि जो मैथिली है, मैथिली की जो सहायक बोलियां हैं, ये बिहारी हिंदी के साथ साथ ये जो बोलियां आती हैं उनके अंदर मगही और भोजपुरी, तो ये बोली भी इसमें शामिल है। इनकी भी अपनी विशेषताएं, प्रत्येक बोली की अपनी एक व्याकरण है, या कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक विशेषता। तो इस विशेषता के चलते अगली जो बोली है मगही, तो मगही का जो संबंध है वो मगध क्षेत्र से है। मगध का जो क्षेत्र है या मगध की जो भाषा है, और मगध की भाषा होने के साथ साथ इसको मागधी भी कहा गया है। इसकी जो उत्पत्ति है वो मागधी अपभ्रंश से हुई। और मगध जो बोली है, मगध बोली की खातिर कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अपना पटना अर्थात है बिहार की राजधानी। तो बिहार की राजधानी होने के साथ साथ और इसी भाषा का जो प्रभाव है, इस बोली का जो प्रभाव है उस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। पटना मुंगेर का कुछ भाग है, उसके बाद हजारीबाग है, पलामू का कुछ भाग, और भागलपुर के साथ साथ रांची, तो रांची का कुछ भाग है। और उसके साथ साथ इसके दक्षिण के अंदर है जो उड़ीसा लगता है, तो वहाँ उड़िया जो भाषा है उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। साथ में ही बंगाल लगता है, तो बंगाल के अंदर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो बोली है मगही, तो मगही अपना विशेष स्थान रखती है। इसके साथ साथ एक जिक्र करें कि इसका जो संबंध है वो रांची से है, और रांची से हम लोग भली भांति परिचित हैं। और परिचित होने के साथ साथ हमारे क्रिकेट जगत के अंदर एक महान क्रिकेटर के रूप में हम लोग देखें तो महेंद्र सिंह धोनी, और उनका जो क्षेत्र है वो भी उसी वहीं आता है, जिन्होंने हमें 2011 का वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप और कुछ ऐसी अनेकों ट्रॉफियां कहीं, तो वो उपलब्धियां हमें उन्होंने अर्जित करवाई। तो उनकी खातिर भी बड़े सम्मान की बात है हमारे लिए। और तो उनका जो संबंध है वो भी इसी क्षेत्र से है, तो रांची का कुछ भाग वो इसमें आता है। इसके साथ साथ अब अगर थोड़ा सा जिक्र करें तो विशेष जो बात है, विशेष बात के अंदर हम लोग कहें कि इसके अंदर लिखित साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। हमारी जो मगही भाषा है, मगही भाषा के अंदर और जो बोली है उसके अंदर लिखित जो साहित्य है उसका अभाव रहता है, क्योंकि लिखित कुछ प्रमाणिकता ऐसी हमें देखने को नहीं मिली। किंतु इसमें जो लोक साहित्य है वहां का अपनी जो संस्कृति है, और अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपने रीति रिवाज है और अपना बोलचाल और अपना कल्चर, तो उस लोक साहित्य जो है वो सर्वत्र देखने को मिलता है। ये इसकी एक विशेषता रही है। इसके साथ साथ इसकी खातिर बताया जाता है कि इसकी संज्ञा के 3 रूप देखने को मिलते हैं। जिस तरह से उदाहरण के लिए हम कहें कि कोई शब्द है घोड़ा, तो घुड़वा, घुड़वा, ठीक है, तो ऐसे कुछ जो शब्द है उनका जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ मगध की खातिर कहा जाता है कि मगध के अंदर जो धय है,
हमारा जो ध वर्ण है, ध वर्ण के स्थान पर इसका जो परिवर्तन है वो है में हो जाता है। जैसे हमें कोई शब्द लिखें तो उसका जो परिवर्तन है वो ध के स्थान पर है, उसकी जो ध्वनि है वो है में परिवर्तित हो जाती है। और यह जो बोली है वो मगही मगह और बोली मगही कहलाती है। और इसके साथ साथ जैसे थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया ही था कि इसका कुछ भाग है वो उड़ीसा से लगने के कारण इस पर उड़िया जो भाषा है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बंगाल का जो क्षेत्र भी इससे लगा हुआ है, तो बंगाली भाषा का जो प्रभाव वो देखने को मिलता है। अब इसकी खातिर कहा जाता है कि इसके अंदर जो है वो गो ठो ठे का जो संख्यावाचक जो शब्द है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कहें कि उदाहरण के तौर पर है जैसे दो लड़के, तो दो लड़कों के लिए वो कहती है दो ठो लड़का, दो ठू लड़का। तो ऐसी बोली और ऐसे जो शब्दों का जो प्रयोग है वो हमारी मगही जो बोली है उस मगही बोली के अंदर किया जाता है। तो ये हमारी हिंदी साहित्य की जो बिहार और झारखंड जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में प्रयुक्त होने वाली जो बोलियां, उन बोलियों का जो प्रयोग इसमें किया गया। इसी में जो तीसरी बोली है वो भोजपुरी। भोजपुरी का भी संबंध जो है वो हमारी बिहारी जो हिंदी है उससे आता है। इसकी खातिर बताया जाता है कि भोजपुरी का जो प्रभाव देखें तो उत्तर प्रदेश की ठेठ पूर्वी बोली, उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वी जो भाग है उस पूर्वी भाग के अंदर इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। और भोजपुर का जो क्षेत्र है वो आता है, जिसकी वजह से ये जो बोली है वो भोजपुरी कहलाती है। अब भोजपुरी बोली की खातिर कहा जाता है कि जैसे एक छोटा सा कच्चा सा मैं भारत का नक्शा बनाऊं, और भारत का नक्शा बनाने के साथ साथ ऐसा है कि इस बोली के अंदर हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल है, तो नेपाल के अंदर भी क्या है कि नेपाल का जो दक्षिणी भाग है, नेपाल का जो दक्षिणी भाग है और दक्षिणी भाग की तरफ है, और इस बोली का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इस बोली का जो प्रयोग है वो इसमें किया जाता है। और इसके साथ साथ बताया जाता है कि ये जो बात थी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत, पूर्वी क्षेत्र के अनुसार इसमें मिर्जापुर, वाराणसी, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, शाहबाद और जो बलिया है वहां के साथ साथ रांची जो स्थान है उस रांची स्थान के अंदर भी इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। रांची के बारे में जैसा थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि रांची की हमें एक विशेष देन है जो इतिहास के सुनहरे पन्नों पर आज भी हम लोग जिक्र करते हैं। तो एक महान क्रिकेटर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी जी, उनका जो नाम में आता है, और उस क्षेत्र की जो बोली है वो भी आपकी भोजपुरी। आजकल क्या है कि भोजपुरी के अंदर चलचित्र वगैरह बनाए जा रहे हैं, चलचित्र कहें कि हम लोग फिल्म से संबोधित करें तो उस खुद की जो बोली है लोक भाषा है, उस लोक भाषा के अंदर भी जिस तरह से पर्दे के ऊपर और फिल्म वगैरह या पटकथा वगैरह या चलचित्र कहें कि सिनेमा के जो गीत संगीत हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ उस संस्कृति जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस बोली का एक विशेष योगदान। इसके साथ साथ अगर हम इसका जिक्र करें तो इसकी जो उत्पत्ति है, भोजपुरी की जो उत्पत्ति है वो मागधी अपभ्रंश से हुई। भोजपुरी की जो उत्पत्ति है वो मागधी अपभ्रंश से हुई, मैथिली के जैसी रही ये भी। और क्योंकि संबंध मैथिली, मगही, भोजपुरी तीनों का जो संबंध है वो बिहारी हिंदी से है। और उत्पत्ति का जिक्र करें, उत्पत्ति के अंदर भी मागधी जो अपभ्रंश है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बताया जाता है कि यहाँ के जो कवि थे उन कवियों ने ब्रज अवधी भाषा के साथ साथ आधुनिक जो हिंदी है, तो आधुनिक हिंदी के अंदर जो खड़ी बोली है उस खड़ी बोली के अंदर भी अपनी साहित्य रचना की, और लोक साहित्य इसमें अधिक मात्रा में लिखा। अब इसकी एक विशेष बात है, अब विशेष बात के अंदर ये कहा जाए कि जो इस बोली को हम उच्चारण करते हैं तो इस बोली का उच्चारण करने के साथ साथ महाप्राण वायु कहें या महाप्राण ध्वनि कहें, कहने मतलब
किसी चीज को मुख है जो हमारा जिस तरह से ओम की जो ध्वनि निकलती है, ओ की जो ध्वनि निकलती है, या वायु का कुछ मुख से विवर अधिक होना या मुख का खुला रह जाना, तो ये अपने आप में इसकी खातिर कहा जाता है कि इसमें महा प्राणीकरण की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि यहाँ जो है वो जिस कुछ शब्द हैं, जैसे पेड़ है, तो पेड़ को वो क्या है कि फेड़ पढ़ते हैं, पेड़ को फेड़ पढ़ते हैं। उसके साथ साथ जैसे पतंगा है, पतंगा है तो पतंगा को फतंगा पढ़ते हैं, पतंगा। इस बोली का अपना ही प्रभाव रहा है। उसके साथ साथ जिस तरह से महाभारत है, लिखने में महाभारत लिखा जाता है, किंतु इसके अंदर हम लोग पढ़े हैं तो वो हो जाता है महाभारत, भारत है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो उसमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण की दृष्टि से इसमें जो है वो इसमें जो है वो न का लय में परिवर्तन हो जाता है। किसी चीज कोई शब्द है हमारा और उस शब्द को हम पढ़े तो उसका जो परिवर्तन है, जिस तरह से एक नाम लिख दिया गला, गला नाम लिखा, तो हमारी जो भोजपुरी भाषा है उस भोजपुरी भाषा के अंदर इसका गरा हो जाता है। यहाँ ध्वनि जो है वो लय की निकल रही है, किंतु ये अपनी व्याकरण के अनुसार वो कहता है कि इसका न का लय में परिवर्तन हो जाता है या लय का न में परिवर्तन हो जाता है। इस वजह से इसको इसकी ये अपनी एक विशेषता रही। जिस तरह से एक नाम और लिख लेते हैं, जैसे कि नोट, नोट, तो नोट का और भोजपुरी भाषा के अंदर पढ़े तो वो लोट हो जाता है, लोट हो जाता है। जैसे आम भाषा ये कह सकते हैं कि लोक भाषा, ठीक है। तो इस वजह से अधिकतर इन्हीं शब्दों का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। जैसे बाल, बाल, तो बाल का बार हो जाता है, बाल है उसका बार बार हो जाता है। या कह सकते हैं कि नंबरदार, नंबरदार, जिस तरह से प्राचीन समय के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो अंग्रेजों द्वारा गांव के कुछ विशिष्ट नागरिकों को एक नंबर दे दिया जाता था। और वो जिस तरह से थोड़े से धनिक हुआ करते थे, आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत होते थे, गांव के अंदर उनका थोड़ा सा बोलबाला हुआ करता था। और बोलबाला होने के साथ साथ कहने का मतलब गांव के जो आम लोग हैं वो उनकी बातें माना भी करते थे। आज भी हमारे गांव के अंदर या समाज के अंदर देखने को मिलता है, जिनको हम लोग नंबरदार से संबोधन करते हैं। तो ये जो नंबरदार हैं वो अपने वो दूसरे विषय की बात है, अपने बाद में जिक्र करेंगे इनका। किंतु यहाँ सिर्फ हम लोग अपनी भाषा के कारण यहाँ एक नाम आया हुआ है और इस नाम को लेकर के ही हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो नंबरदार, नंबरदार को लंबरदार कहते थे, लंबरदार। तो इसकी ध्वनि में जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारी जो भाषा है वो उस भाषा का अपना एक विशेष मत है, या कह के इसकी जो व्याकरण है उस व्याकरण की अपनी एक विशेषता है। और इस विशेषता को लेकर के और जो लोक साहित्य है उस विशेष करके लोक साहित्य के अंदर, ना कि साहित्य के अंदर, साहित्य की दृष्टि से शुद्ध रूप से देखें हम लोग तो हम लोग नंबरदार ही पढ़ते हैं। नंबरदार का मतलब किसी संख्यावाचक है, किसी संख्यावाचक शब्द का पठन, या कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे साहित्य के अंदर ये कहें कि हमारा जो समास है, तो उस समास के अंदर जिस तरह से 6 समास हैं, उन 6 समासों के अंदर जो संख्यावाचक समास है द्विगु समास, तो द्विगु समास के अंदर जिस तरह से नवरात्रा, माँ दुर्गा के 9 रूपों में से, तो नवरात्रा 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रि का समूह, तो सिर्फ हम लोग समझने की को लेकर के इनका जिक्र कर रहे हैं। तो उसी तरह से इनकी खातिर भी कहा जाता है कि जैसे यहाँ संख्यावाचक शब्द है,
या संख्यावाचक शब्द है, या चौराहा, त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिभुज। तो इस तरह से ये जो शब्द आते हैं, तो वैसे के वैसे जो शब्द हैं, और उसके साथ साथ यहाँ नाम जरूर नंबरदार दिया हुआ है, तो इसका जो ध्वनि परिवर्तन है वो नंबरदार के रूप में किया जाता है। तो ऐसी व्याकरण की अपनी विशेषता, और इस विशेषता के कारण इसका जो संबंध है वो आपका भोजपुरी जो बोली है उससे रखा गया है। तो ये हमारी हिंदी साहित्य या बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी की के अंदर जो उपभाषाएं थी, या उपभाषाओं के साथ इन्हें हम लोग जो बोली भी कह सकते हैं, बोलियां भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो क्षेत्र विशेष को लेकर के, यहाँ जो है वो क्षेत्र विशेष को लेकर के, और इनका जो क्षेत्र है वो अपने अपने स्थान के अनुसार इनका जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। पूर्वी चंपारण को ले लो, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, उत्तरी जो भाग है संथाल, उस संथाल का क्षेत्र है वो मैथिली भाषा के अंतर्गत आता है। मैथिली भाषा के हिंदी साहित्य के एक महान कवि विद्यापति मगही का अपना क्षेत्र है। पटना मुंगेर का कुछ भाग है, हजारीबाग, कुलमाऊ भाग है, या भागलपुर, रांची वगैरह कुछ से, और उसके साथ साथ जो भोजपुरी है उसका अपना स्थान है। तो इन सब को लेकर के और एक तरह से साहित्य का जो सर्जन है वो किया गया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी बोलियों के अंदर इसका एक भाग और रह गया, पहाड़ी जो बोली है। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो बोले जाने वाली बोलियां, और उनमें कुमाऊनी है, गढ़वाली है, तो उसका जो वर्णन है वो हम लोग कल करेंगे।